Hello everyone, this is Swamrai Chaudhary and I welcome you all to Lex Luminate. Today we'll be discussing about the topic of impact of 2002 amendment in CPC 1908. So before starting, this is a brief introduction about me. Myself, Swamrai Chaudhary, I am an advocate at High Court of Odisha. I practice in diverse areas. I did my graduation in BBA LLB honors from Swa National Institute of Law, Bhubaneswar. I am pursuing my LLM in business laws from the PG Department of Law, Utkal University, Bani, Bihar. I appeared in OJS mains examination this year. So this is the question and it has been asked in the previous year papers of judicial services. तो क्वेश्चन ये है कि critically analyze the impact of 2002 amendment to CPC 1908. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको मेंस में कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो जब भी मेंस में कोई क्वेश्चन आता है उसको आप ट्राई कीजिए कि पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके प्रोविजन के बारे में जाएंगे, बॉडी में प्रोविजन लिखेंगे, फिर उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे प्रोविजन को, फिर केस लॉस देंगे, फिर उसके बाद कंक्लूड करके आंसर खत्म करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है ये 25 मार्क्स का आया था जुडिशियल सर्विस एग्जाम में. तो 25 मार्क्स को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे आज हम देखेंगे. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन है ये मैंने दिया है बस जानने के लिए कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो आपको अगर इंट्रोडक्शन कोई दूसरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं. So there are two types of laws. One is substantive law and is another is procedural law. Substantive laws are those laws which defines the principles related to rights, liabilities and the of the parties. तो जो rights and liabilities of the parties को define करता है उसको हम substantive law बोलते हैं. जो प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्समेंट में लाता है उसको हम प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं. प्रोसीजरल लॉज प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सब्सटेंटिव लॉज और द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज. तो सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए आईपीसी हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया. प्रोसीजरल लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है सीपीसी, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता. तो हमने इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का इस तरह से शुरू किया. पहले हमने सब्सटेंटिव लॉ को डिफाइन किया, फिर उसका एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर प्रोसीजरल लॉ को डिफाइन करेंगे, फिर उसका एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे. तो 2002 अमेंडमेंट को लाने के लिए क्या बेसिक मोटिव था, पार्लियामेंट का बेसिक मोटिव क्या था उसके बारे में हम जानेंगे अभी. तो लिखेंगे हम, लॉ इज डायनामिक. दिस मीन्स दैट लॉ इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस टू मीट द डिमांडिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी टू व्हिच इट कंसर्न्स. सो दो द लॉ इज सब्जेक्टेड टू चेंज, लॉ जो है वो बहुत ही डायनामिक है और वो चेंजेस के लिए बना है. लॉ कभी स्टैटिक नहीं रहता है. तो आपने देखा हुआ कि रिसेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हो गया. पहले हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, तो अभी पार्लियामेंट ने नया लॉ लाके उसको चेंज कर दिया. तो लॉ कभी स्टैटिक नहीं होता है, वो डायनामिक होता है. तो कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं लॉ में. पर जो चेंजेस होते हैं वो सब्जेक्ट हैं इस लैटिन मैक्सिम के, जो कि है सालस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स इस्टो, जो बोलता है द गुड ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ. तो जो गुड ऑफ द पीपल है वही सुप्रीम लॉ है. The 2002 amendment that were introduced by the parliament is in line with the Latin maxim of Intes Republica or Sit Finis Litium, which says that it is in the interest of the state that there should be an end to litigation. तो ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि वो चाहता है कि लिटिगेशन एंड हो जाए जल्दी. तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आज हम उसके बाद हम जाएंगे बॉडी पे. तो बॉडी में पहले हम लिखेंगे हिस्ट्री क्या है जो कि 2002 अमेंडमेंट को लेके आया. सो CPC, as we all know, that governs the civil suit since the date of its enforcement has undergone several amendments several times for speedier and expeditious trial of the suits. So despite these radical changes, the society faced delaying issues due to the pendency of the suits in the courts. सो 2002 और 1999 के अमेंडमेंट्स के पहले 1976 का जो अमेंडमेंट है सीपीसी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पर वो सफिशिएंट नहीं था.
So keeping in mind all these um, uh, problems in mind, the central government introduced the 2002 amendment, which is known as the Code of Civil Procedure Amendment Act 2002. Amendments made in the year 1996, 1976 were not sufficient with the present day developments in the civil litigation. So, with a view to cut short the pendency and the delay and expedite the process of the disposal of the civil suits, Justice Malimath Committee recommended some changes to the CPC, and pursuant to that, the code was amended in the year of 1999 and 2002. The CPC Amendment Act 1999 received its assent on 30th December 1999, but it was not enforced with immediate effect because there were large protests against this act. The Bar Council of India and certain local bar associations asked the government to relook into the certain provisions which could cause hardship to the legal fraternity. तो जो सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 था उसको राइट अवे इन्फोर्स नहीं किया गया था, क्योंकि उसके उसके अगेंस्ट में ऑपोजिशन हुआ लीगल फ्रैटर्निटी की तरफ से। लीगल फ्रैटर्निटी ने ये बोला कि सर्टेन प्रोविजंस जो एडेड थे 1999 अमेंडमेंट में, तो वो हार्डशिप क्रिएट कर सकते थे लिटिगेंट्स के लिए, इसीलिए वो राइट अवे एनफोर्समेंट में नहीं आया था। सो accordingly, the government relooked into the matter once again, and in consultancy with the various bodies and the legal luminaries in the field of law, proposed further amendments in the CPC and also in the 1999 amendment. And after that, the CPC Amendment Act 2002 was introduced. तो उसके बाद क्या हुआ, 1999 अमेंडमेंट और 2002 अमेंडमेंट को 1 जुलाई 2002 में एनफोर्समेंट में लाया गया। तो इफेक्टिव ये बन गया 1 जुलाई 2002। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2002 अमेंडमेंट को किस डेट पे इफेक्टिव बना। तो आप लिखेंगे 1 जुलाई 2002। तो आफ्टर दिस ऑल्सो it reached to the Supreme Court of India. In Salem Advocates Bar Association Tamil Nadu versus Union of India, the apex court upheld the amendment of 2002 and 1999 and held that these amendments were not ultra vires of the Constitution of India. तो इस पार्ट में हमने देखा कि कौन से वो इंस्टेंसेस थे जो कि 2002 अमेंडमेंट को फोर्स में लेके आए, और यहाँ पे हमने एक लैंडमार्क डिसीजन भी कोट किया है। तो उसके बाद हम जानेंगे कौन से वो प्रोविजंस थे जो कि 2002 अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1989 ऑफ सीपीसी जो कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताता है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। फिर नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स हैव बीन restricted in matters of service of summons, issuing of summons, filing of written statement, amendment of pleadings, production of documents, examination of witnesses, pronouncement of judgments, preparation of decree, इन सभी चीजों के लिए एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। So the provision for recording of evidence by way of affidavit under Order 18 Rule 4 has been introduced. So the original documents are to be produced at or before the settlement of issues, ये दिया गया है ऑर्डर 13 रूल 1 में। तो इसे भी 2002 अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय कोर्ट कमिश्नर हैज बीन एडेड। फिर जो क्या हुआ, एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स आर साउड टू बी शॉर्टेंड बाय टू थिंग्स, दैट इज एम्पावरिंग द कोर्ट टू फिक्स अ टाइम लिमिट फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स। तो ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दिया है 2002 अमेंडमेंट ने, and by permitting the written arguments to be placed on record by the parties. The provision for instituting appeal against the judgment is allowed where decree is not drawn up. तो अगर कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया है पर डिक्री नहीं पास किया है तो अपील के लिए प्रोविजन बनाया गया है। The scope of first appeal, second appeal, letters patent appeal, revision has also been curtailed. In Order 18 Rule 2, the statement of production of evidence, Rule 4, Order 18 Rule 4, recording of evidence were amended by
2002 amendment, and some of the provisions like Rule 3A, 3B, 3C, 3D of Order 18 were inserted by Order 18. Inserted in this 2002 amendment, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 2002 अमेंडमेंट होगा, वेर इंसर्टेड इन 2002 अमेंडमेंट। फिर ऑर्डर 20 रूल 1 को भी अमेंडमेंट कर दिया गया। तो 2002 अमेंडमेंट के बाद अब ये फिक्स्ड है कि 60 डेज के अंदर जो ट्रायल है वो हियरिंग के कंक्लूजन के बाद 60 डेज के अंदर कोर्ट को जजमेंट देना होता है। तो उसके बाद हम बॉडी, इसके बाद हमने बॉडी लिख लिया है, तो बॉडी के बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट और फिर उसको कंक्लूड करेंगे, फिर इस आंसर को खत्म करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है इसका इम्पैक्ट और इसका कंक्लूजन। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन इंटेस्ट रिपब्लिका अर्सिट फिनिस लिटियम। तो ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो सूट्स चल रहे हैं वो खत्म जल्दी हो जाए। तो इसीलिए ये 2002 अमेंडमेंट को लाने का वही बेसिक मोटिव था। और 2002 अमेंडमेंट से पहले बहुत सारे पेंडेंसी चल रहे थे, और एंड देयर वाज the cases went for a long time. So in order to tackle those huge pendency of the cases in the court of law, 2002 was instrumental. It made some sweeping changes in the CPC by the 2002 amendment. The 2002 amendment binds the plaintiffs and defendants to certain time limits. तो अगर टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दिया गया है तो ये बहुत ज्यादा प्रोसेस जो होता हुआ था पहले जो होता था कि प्रोसेस बहुत लेंदी होता था, तो उसको हमने कॉट शॉर्ट कर लिया है। तो पार्लियामेंट में क्या क्या किया, उसको कॉट शॉर्ट कर लिया। So the main objective of speedy and expeditious justice has been somehow achieved to certain extent with the idea of evidence via affidavits as well as the introduction of court appointed commissioners. The lagging behind of the judicial system due to the unnecessary adjournments now can be dealt with adequately with the limit imposed and by provision of imposing costs including punitive costs. तो 2002 अमेंडमेंट से पहले एडजॉर्नमेंट्स का कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता था, तो कितने एडजॉर्नमेंट्स ले सकते हैं, कितने एडजॉर्नमेंट्स नहीं ले सकते, तो वो 2002 अमेंडमेंट से पहले मेंशन नहीं था। तो जब 2002 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट्स के लिए प्रोविजन बनाया गया है। तो उससे क्या हुआ, जो जो ट्रायल चलता था तो वो बहुत दिनों के लिए चलता था, वर्षों वर्षों के लिए चलता था, तो वो अब कट शॉर्ट हो गया है। तो इसे क्या हुआ, जो पेंडेंसी था वो थोड़ा कम हुआ और स्पीडी एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस होने लगा। So by the CPC Amendment Act 2002, the concept of access to justice has undergone a significant transformation with aim to provide speedy and effective justice. तो स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए 2002 ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमने देखा है कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेंशंस अबाउट राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। तो फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है उसको नजर में रखते हुए ये एक अच्छा अमेंडमेंट था 2002 में। सो दिस इज हाउ वी विल कंक्लूड दिस आंसर। सो थैंक यू, this was all about the video. Hope you liked it. If you liked it, please don't forget to like, share and subscribe. And before leaving, I wanted to tell you that we have created a community for the legal fraternity. If you all want to join the fraternity, then you can contact us in the phone numbers provided in the description box and we will add you to that, and we will be making some new videos also. Please stay tuned with us.